तो आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ाई थी उस नर्स्ड इक्वेशन के एप्लीकेशन आपको वहाँ पर बताए थे। और आज के इस वीडियो में एक और एप्लीकेशन नेंसर्ड इक्वेशन का हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं और साथ में कुछ सेल और बैटरीज के बारे में भी यहाँ पर स्टडी करेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। नेंसर्ड इक्वेशन का दूसरा एप्लीकेशन क्या होता है। फर्स्ट एप्लीकेशन में आपने देखा था कि नेंसर्ड इक्वेशन की हेल्प से हमने किसी भी सेल के लिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि ईएमएफ डिटरमाइन किया था। और सेकंड एप्लीकेशन में हम नेंसर्ड इक्वेशन से यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करेंगे। किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन करने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं नेंसर्ड इक्वेशन को। तो देखो इसका सेकंड एप्लीकेशन यहाँ पर हम चेक करते हैं, तो मैं नोट डाल देता हूँ। सेकंड एप्लीकेशन ऑफ नेंसर्ड इक्वेशन। सेकंड जो इसका एप्लीकेशन है वो क्या है, डिटरमाइन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी इलेक्ट्रोड। किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस तरह से डिटरमाइन करेंगे। देखो एक वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि किसी भी अकेले इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। उस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिटरमाइन करने के लिए हमको एक दूसरा इलेक्ट्रोड रिक्वायर्ड होता है और हमको ऐसा इलेक्ट्रोड रिक्वायर्ड होता है कि जिसका पोटेंशियल ऑलरेडी नॉन है। और ऐसे इलेक्ट्रोड को हमने बताया था रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहते हैं। और रेफरेंस इलेक्ट्रोड की फॉर्म में हमने यूज़ किया था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसको यूज़ किया था ना। तो SHE की हेल्प से हमने किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर किया था। तो ठीक वही बात मैं यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ कि किसी भी इलेक्ट्रोड का अकेले का पोटेंशियल डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं होता। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन करने के लिए भी आपको किसी न किसी नॉन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाले इलेक्ट्रोड की रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर है ना ये बात। तो चलो चेक करते हैं। देखो जब भी आपको किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना है, ये बात आप ध्यान रखना। किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर आपको मेजर करना है तो आप केवल रिडक्शन पोटेंशियल मेजर करोगे। केवल क्या आप मेजर करोगे, रिडक्शन पोटेंशियल मेजर करोगे। क्लियर है ना। तो रिडक्शन पोटेंशियल ही आपको मेजर करना है। किसी भी सेल के इलेक्ट्रोड का अगर आपको पोटेंशियल ज्ञात करना है ना, तो उसमें किसको ज्ञात करोगे, रिडक्शन पोटेंशियल को। ओके, तो रिडक्शन पोटेंशियल अगर हमको डिटरमाइन करना है तो नेंसर्ड इक्वेशन की हेल्प से उसका क्या फॉर्मूला बन जाएगा। तो देखो आप लोग लर्न कीजिए। नेंसर्ड इक्वेशन जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या ईएमएफ डिटरमाइन करने के लिए आपने नोट की थी वो क्या थी। तो देखो बेटा यहाँ पर जो नेंसर्ड इक्वेशन आपने यूज़ की थी वो क्या थी, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.591 अपॉन n log 10 आगे क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट जो भी सेल रिएक्शन आएगी उसके जो प्रोडक्ट होंगे उनको यहाँ पर लिखना होगा, और जो भी सेल रिएक्शन के जो
रिएक्टेंट होंगे उनको यहाँ पर नोट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन आपने यूज़ की थी। अब अगर हमको किसी भी इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल मेजर करना है तो यही रिएक्शन हम यूज़ करेंगे, लेकिन इसके अंदर चेंज क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप ई सेल की जगह यहाँ पर क्या लिखोगे, ई रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.591 डिवाइडेड बाई एन लॉग 10 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये वाला फॉर्मूला रिडक्शन पोटेंशियल मेजर करने के लिए आपको यूज करना है। अब यहाँ पर आप लोग ये देख सकते हो कि ये ई रिडक्शन जो मैंने यहाँ पर नोट किया है ये क्या है, ई रिडक्शन इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल है। और ई नॉट रिडक्शन को क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड, क्या बोलेंगे इसको, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड। और यहाँ पर एक चीज़ और आपको ध्यान में रखनी होगी कि इस तरह का जब पोटेंशियल आप डिटरमाइन कर रहे हो तो उस टाइम पर आपको जो रिएक्शन लिखनी है सेल की, सेल के अंदर से जो रिएक्शन लिखनी है वो क्या लिखोगे, वो आप ऑलवेज इसके लिए आप रिडक्शन रिएक्शन का यूज़ करोगे। किसका यूज़ करेंगे हम, रिडक्शन रिएक्शन का। तो मैं यहाँ नोट कर देता हूँ स्टार लगा के, ऑलवेज रिडक्शन रिएक्शन विल बी रिटन, हमेशा कौन सी रिएक्शन को लिखेंगे, रिडक्शन रिएक्शन को लिखेंगे। इस तरह का अगर पोटेंशियल हमको डिटरमाइन करना है और इसमें भले ही इलेक्ट्रोड आपका एनोड हो, इलेक्ट्रोड भले ही आपका क्या हो, एनोड हो, और एनोड जो इलेक्ट्रोड होता है उस पर भले ही रिएक्शन ऑक्सीडेशन हो रही हो, लेकिन फिर भी आपको रिएक्शन कौन सी लिखनी है, रिडक्शन रिएक्शन, क्योंकि सेल के अंदर हम रिडक्शन पोटेंशियल को ही डिटरमाइन करते हैं। तो किसी भी सेल का रिडक्शन पोटेंशियल, किसी भी सेल के इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल आपको डिटरमाइन करना है तो ये फॉर्मूला आप यूज़ करोगे। ये तो सेल का फॉर्मूला है ही, ये तो आपको मैंने ध्यान दिलाने के लिए लिखा है, तो ये तो हमको नोट करना ही नहीं है। लेकिन किसी भी इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल अगर आपको मेजर करना है, या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अगर शब्द ये भी आ जाए कि आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में हमको कौन सा पोटेंशियल मेजर करना है, रिडक्शन पोटेंशियल मेजर करना है। और उस रिडक्शन पोटेंशियल के लिए हम फॉर्मूला क्या यूज़ करोगे, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इसमें ई रिडक्शन की का मीन्स ये होता है और ई नॉट रिडक्शन का मीन्स ये होता है, ठीक है ना। चलो अब इसके लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारी समझ आएगा कि हम किस प्रकार से किसी भी इलेक्ट्रोड का जब पोटेंशियल मेजर करते हैं तो उसमें रिडक्शन पोटेंशियल का यूज कैसे करते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर उसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ मैं, डिटरमाइन द रिडक्शन पोटेंशियल, ये क्वेश्चन है, डिटरमाइन
द रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड। एनोड देखो मैंने क्या लिखा है, एनोड पर आपको क्या मेजर करना है, क्या डिटरमाइन करना है, रिडक्शन पोटेंशियल। और एनोड पर जो रिएक्शन होगी, मैंने माना एनोड ले लिया जिंक का, तो यहाँ पर रिएक्शन क्या होगी एनोड वाली, यही तो होगी, ठीक है ना। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। ऑफ एनी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ऑफ एनी इलेक्ट्रो केमिकल सेल, ठीक है। इफ कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज, इफ कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज 0.1 m, सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो आपको गिवन है कितनी, 0.1 m। अब यहां पर एक चीज और आपको गिवन है, ये और गिवन होगी आपको क्वेश्चन में, ई नॉट, ई नॉट Zn+2, सॉरी रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है ना, तो Zn+2 Zn इक्वल टू, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको -0.76 वोल्ट, ये आपको क्वेश्चन में ही गिवन है। अब आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब इसमें हमको क्या निकालना है, रिडक्शन पोटेंशियल एनोड पर, ठीक है ना। जबकि हमको पता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर तो एनोड पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, ये हमको पता है। लेकिन मैंने अभी आपको बताया था कि चाहे एनोड पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही हो, लेकिन फिर भी वहाँ पर हमको मेजर क्या करना है, रिडक्शन पोटेंशियल मेजर करना है। लेकिन फिर भी आपको वहाँ पर क्या करना है, रिडक्शन पोटेंशियल मेजर करना है, क्योंकि एनोड की रिएक्शन मैंने ये लिख दी, लेकिन वैल्यू हमारे पास एनोड की क्या दे रखी है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है ना। जिंक आयन यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके जिंक मेटल में कन्वर्ट हो रहा है। तो स्टार्ट करते, फॉर्मूला क्या लगाओगे बताओ, फ्रॉम नेंसर्ट इक्वेशन, अभी आपको फॉर्मूला बताया था, ई रिडक्शन इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन माइनस 0.591 डिवाइडेड बाई एन log 10 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये रिएक्शन के लिए प्रोडक्ट रिएक्टेंट हम नोट करते हैं ये। अब देखो यहाँ पर आप चेक कीजिए बेटा, आपको क्या क्या गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपनी रिएक्शन चेक कर लो, रिएक्शन एट एनोड क्या है, रिएक्शन चेक करो बताओ। आपके पास रिएक्शन ये दे रखे ना, Zn+2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या होगा, Zn, ये रिएक्शन तो है, ठीक है ना। क्लियर आ रही है समझ में। और देखो ई नॉट रिडक्शन, यानी कि ई नॉट रिडक्शन की वैल्यू आपको दे रखी है, ई नॉट रिडक्शन ही तो हो रहा है, ये वैल्यू क्या दे रखी है, -0.76 वोल्ट। ओके ठीक है ना। अब देखो इसको मैं नोट करता हूँ, ई रिडक्शन इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन की जगह पे क्या लिख देंगे, -0.76 -0.591 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन के मोल्स कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं यहाँ पर, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 log
10। तो बेटा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन नोट कीजिए, Zn, रेक्टेंट की लिखिए Zn+2। क्लियर, ये समझ आ रहा होगा। अब देखो आगे नोट करते हैं, ई रिडक्शन इक्वल टू -0.76 माइनस, इसको 6 मान लें, 0.6 मान सकते हैं, 061, तो ये कितना आ जाएगा 0.03। कितना आ गया ये 0.03 log 10, और ये क्या है मेटल। तो आपको मैंने पहले ही बताया था किसी भी सॉल्यूशन के अंदर मेटल की वजह से कोई कंसंट्रेशन नहीं होती। सॉल्यूशन के अंदर अगर कंसंट्रेशन है तो वो किसकी वजह से होती है, आयंस की वजह से होती है। समझ आ रही है ना बात, आयंस की वजह से होती है। इसलिए जो भी मेटल होते हैं, जो भी एलिमेंट या एटम्स होते हैं, उनकी जो कंसंट्रेशन होती है उनको यूनिटी मान लिया जाता है। यानी कि जिंक की वैल्यू यहाँ पर आप Zn इक्वल टू क्या मान सकते हो 1, तो 1/, और इसकी कंसंट्रेशन कितने दे रखी है ये बताओ। सॉल्यूशन में 0.1 m, मोलरिटी कितनी है 0.1। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के अंदर किसकी वजह से है, आयंस की वजह से। किसकी वजह से होती है, आयंस की वजह से। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, ई रिडक्शन इक्वल टू, सॉल्व करके लाओ बेटा इसको, ई रिडक्शन इक्वल टू, देखो -0.76 -0.03 log 10, क्या हो गया 10 हो गया, ये ऊपर चला जाएगा 10 हो जाएगा ना। और आपको पता है log 10 की वैल्यू क्या होती है 1, तो क्या हो गया है -0.76 -0.03, दोनों माइनस के तो जुड़ जाएंगे, तो क्या आ जाएगा -0.79 वोल्ट। तो इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल कितना आ गया ऑफ सेल, कितना आ गया बताओ -0.79 वोल्ट। ये आंसर आ गया आपका। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, इन क्वेश्चंस को आप फटाफट से कीजिए। और एक एग्जांपल ले सकते हैं इसके लिए, आप इसको नोट करो। अगला एग्जांपल देखते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं मैं, इफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड, अदर क्वेश्चन है, इफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड is plus 0.34 volt, 0.34 volt, then determine the EMF of, then determine the EMF of copper electrode of solution, copper electrode of solution with 0.01 m, 0.01 m कॉपर आयन। ठीक है भाई साहब, ये क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो आपको गिवन है, और आपको डिटरमाइन करना है ईएमएफ कॉपर इलेक्ट्रोड का।
कॉपर इलेक्ट्रोड का क्या डिटरमाइन करना है, ईएमएफ डिटरमाइन करना है। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन जिसमें कॉपर आयन प्रेजेंट है कितने मोलरिटी में, 0.01 मोलरिटी में, यानी कि ये कंसंट्रेशन है आपके सॉल्यूशन की। क्लियर। इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि ई नॉट की वैल्यू आपको दे रखी है, ये ई नॉट की वैल्यू है। अब इसको आप सॉल्व कीजिए तो देखो आपको सिर्फ कॉपर इलेक्ट्रोड का ईएमएफ निकालना है, तो हाफ सेल रिएक्शन लिखो, हाफ सेल रिएक्शन। हाफ सेल रिएक्शन लिखनी है आपको। हाफ सेल रिएक्शन में ध्यान रखना है अपने को कौन सी रिएक्शन लिखनी है, रिडक्शन रिएक्शन लिखनी है। तो कॉपर की रिडक्शन रिएक्शन क्या हो जाएगी, यही तो होगी। कॉपर +2 आयन 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा और कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसके अंदर आप नेंसर्ट इक्वेशन की एंट्री करा दो। फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन, नेंसर्ट इक्वेशन नोट कीजिए। रिडक्शन पोटेंशियल निकाल रहे हैं ना, ई रिडक्शन इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन माइनस 0.591 अपॉन n log 10 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ रेक्टेंट। क्लियर है ना। फॉर्मूला तो बिल्कुल रट गया होगा आपको। अब देखो आप अपनी वैल्यूज को देख लीजिए और वैल्यूज को देखकर आप सारी वैल्यूज को इसमें पुट कर दीजिएगा। तो देखो भाई साहब ई नॉट रिडक्शन यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है ना ये, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना दे रखा है, +0.34 प्लस का साइन लगाएं या ना लगाएं, बोल्ट माइनस 0.591 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, 2 log 10 प्रोडक्ट का है बताओ, कॉपर, रेक्टेंट क्या है, कॉपर आयन। क्लियर। ठीक है आगे बढ़ो। 0.34 कितनी बार कितना लिखोगे इसको, 0.03 log 10 कॉपर की वैल्यू इसको क्या ले लोगे आप, यूनिटी, क्योंकि ये मेटल है इससे कोई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के अंदर नहीं होती, इसलिए इसकी वैल्यू को क्या ले लेते हैं हम, यूनिटी। और अब यहाँ पर आप क्या लिखोगे, 0.01 इसकी कंसंट्रेशन ये दे रखी कॉपर आयन की, दे रखी है कि ना दे रखी। क्लियर है ना। आगे बढ़िए। (0.34 माइनस 0.03 ये कितना हो गया, ऊपर 100 चला जाएगा, अरे ऊपर 100 चला जाएगा ना, ऊपर 100 आ जाएगा तो 100 अगर आ गया तो 10 पावर कितना हो गया, 2 log 10, ऊपर ये 100 आ गया। ठीक है ना। इसको 10 पावर 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। log को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 log 10 और 2 log 10 के लिए क्या हो जाएगा, log 10 की वैल्यू 1, 2 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 2। अरे 2 है जाएगा नहीं है जाएगा। अरे ये चीज़ आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही भाई। 0.01 एम लिए हमने कंसंट्रेशन यहाँ पर। ठीक है ना। अब आगे सॉल्व करो। 0.34 माइनस 0.03 मल्टीप्लाई 2, डायरेक्ट लिख सकता हूँ ना मैं, मल्टीप्लाई 2 log 10 को सॉल्व कर लिया। आगे बढ़ाओ। 0.34 माइनस 0.03 मल्टीप्लाई 2 ये आ गया। अब इस मल्टीप्लाई 2 को क्या लिख सकते हो आप, 0.06। अब 34 में से ये घटा दो आप, कितना बचेगा बताओ, 0.28 वोल्ट।
यही तो बचेगा। तो ई रिडक्शन की वैल्यू कितनी आ गई? 0.28 वोल्ट। देखो यहाँ पे कंसंट्रेशन भी चेंज हो सकती है, 0.01 लिखी है यहाँ पर। अगर 0.1 लिखी होती तो आप 0.1 यूज़ कर दे तो आपकी लॉग की वैल्यूज़ कुछ और आती है अलग, लेकिन 0.01 आपने लिए तो यहाँ पर ये 100 चला हो जाएगा ऊपर, और 100 को आप 10 पावर 2 लिख सकते हो। 10 पावर 2 लिख सकते हो तो पावर की जो 2 है वो तो यहाँ आ जाएगी आगे, और पीछे आ जाएगा 10। log 10 की वैल्यू 1 है, तो 2 log 10 यानी कि 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 का। तो log 10 पावर 2 के ऊपर की जगह पर आप क्या नोट कर रहे हो? 2। इससे इसका मल्टीप्लाई हो गया तो ये 0.06 बन गया, ठीक है ना। और इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करके ये आपके पास आंसर ऑब्टेन हो गया। ओके, नोट कीजिए फटाफट से, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। डिटरमाइन रिडक्शन पोटेंशियल, डिटरमाइन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ऑफ pH 10। आपको रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है किसी भी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। pH लेवल दे रखा है आपको 10। अब यहाँ पर pH लेवल दे रखा है और इस pH से आपको क्या निकालना है? रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट कोई कंसंट्रेशन नहीं दे रखी है, कंसंट्रेशन को चेंज कर दिया गया है। समझ आ रही है ना बात? कंसंट्रेशन को चेंज कर दिया गया है। अब देखो आपको SH ध्यान होगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसा था? एक कंटेनर था, उस कंटेनर में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना, तो यहाँ पर आपको खूब ध्यान होना चाहिए कि 1 mHCl सॉल्यूशन फिल किया था, क्योंकि सॉल्यूशन की अगर कंसंट्रेशन कैसी है? सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन अगर निश्चित है तो वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोलाइट्स हो जाएगा, ठीक है ना। और इसके अंदर आपने क्या फिल किया था? यहाँ पर आपने एक ग्लास ट्यूब को रखा था जिसका लोअर एंड कैसा था? ओपन था, ठीक है ना। और इस लोअर ऊपर एंड के अंदर आपने प्लेटिनम वायर से एक प्लेटिनम फॉयल को फ्यूज करके रखा था। ये प्लेटिनम वायर होता है और ये प्लेटिनम पीस है, या प्लेटिनम फॉयल लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। और यहाँ से आपने 1 atm पर हाइड्रोजन गैस को इसके अंदर पास किया था। कुछ हाइड्रोजन गैस को तो प्लेटिनम फॉयल एब्जॉर्ब कर लेती है, और जो एक्सेस अमाउंट में हाइड्रोजन गैस होती है वो बिलियन के इस सॉल्यूशन के अंदर से रिलीज हो जाती है। तो ये आपने SH को फॉर्म किया था, इसी तरह से तो किया था ना। अब इस SH का यूज़ हमने किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन करने के लिए किया था, क्योंकि कोई भी अकेले इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। उसे डिटरमाइन करने के लिए हमें एक ऐसे रेफरेंस इलेक्ट्रोड की एसेंशियलिटी होती है जिसका पोटेंशियल ऑलरेडी नॉन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर 1 mHCl सॉल्यूशन इसके अंदर है तो इसकी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है SH का वो क्या माना गया था? 0। क्या माना गया था? 0। लेकिन अगर इसकी कंसंट्रेशन को चेंज कर दिया जाए तो इसका
रिडक्शन पोटेंशियल जीरो नहीं होगा अगर कंसंट्रेशन चेंज हो गई तो। और यहाँ पर वही काम हुआ है, कंसंट्रेशन को चेंज कर दिया गया है। समझ आ रही है ना बात। अब आप लोग जब इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का यूज करते हो किसी भी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिटरमाइन करने के लिए, तो इस SHE को हम एज ए एनोड भी यूज कर सकते हैं और एज ए कैथोड भी यूज कर सकते हैं। इसका एनोड भी बन सकता है और इसका कैथोड भी बन सकता है। दोनों में से किसी भी फॉर्म में इसको यूज किया जा सकता है। अगर दोनों में से किसी भी फॉर्म में हम SHE को यूज कर सकते हैं तो यहां पर चेक करते हैं कि अगर ये SHE इफ SHE प्ले इट्स रोल एज एनोड, अगर SHE एनोड की जगह पर अपना रोल प्ले कर रहा है तो यहां पर रिएक्शन विल बी टेक्स प्लेस। यहां पर कौन सी रिएक्शन होगी? एनोड पर कौन सी रिएक्शन होती है बताओ? अरे एनोड पर तो ये क्या करेगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन करेगा। हाइड्रोजन 2H 2 इलेक्ट्रॉन, एनोड पर ये रिएक्शन तो होगी। और इफ SHE प्ले इट्स रोल एज कैथोड, अगर SHE को आप कैथोड की तरह यूज कर रहे हो तो रिएक्शन क्या होनी चाहिए बताओ? कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होगी? रिडक्शन रिएक्शन होगी। 2 हाइड्रोजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू H2। ये रिएक्शन होगी कि नहीं होगी इसके अंदर? SHE को आप एनोड की तरह यूज करेंगे तो ये रिएक्शन है, SHE को आप कैथोड की तरह यूज करेंगे तो ये रिएक्शन होगी। समझ आ रही है ना बात। आप इसको अगर 1m कंसंट्रेशन पर यूज करते हो तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल, इसका जो पोटेंशियल होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो जीरो होगा, और अगर इसकी कंसंट्रेशन को चेंज करते हो तो इसका पोटेंशियल जीरो नहीं होगा। क्लियर है? ये SHE के बारे में थोड़ी सी नॉलेज आपको ध्यान में रखनी है। अब देखते हैं, बात करते हैं। यहां पर आपको क्या दिया गया है? pH दिया गया है। क्या दिया गया है? pH दिया गया है। तो हम यहां पर देखते हैं कि इस कंडीशन में कंसंट्रेशन आयंस की कितनी है ये चेक करनी पड़ेगी। आयंस की क्या चेक करनी पड़ेगी? कंसंट्रेशन। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने जूनियर में 11th क्लास में pH डिटरमाइन करने का फॉर्मूला पढ़ा होगा, प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा। pH डिटरमाइन करने का फॉर्मूला क्या होता है? pH इक्वल टू -log10 कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, यही तो होता है। अब यहां पर जो pH अगर आपको 10 दे रखा है, इट मीन्स हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है? 10। तो ये लिख सकते हैं ना हम, log 10 हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इक्वल टू -10 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? अरे इसकी वैल्यू 10 दे रखी है तो ये माइनस का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 10 लिख सकते हैं ना। और इस हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को आप कैसे लिख सकते हो? 10 पावर -10 भी लिख सकते हैं ना इसको, अगर इसको हमको किस में लेके जाना है? लॉग में।
तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी दे रही है भाई? 10⁻⁻10 मोलरिटी दे दी ना। यहाँ पर कितनी थी? 1 मोलरिटी थी। तो कंसंट्रेशन चेंज हो चुकी है। कंसंट्रेशन क्या हो चुकी है? चेंज हो चुकी है। और इस कंडीशन में आपको रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है। तो डिटरमाइन करना स्टार्ट करते हैं साहब। अब बताओ यहाँ पर जो रिएक्शन है वो कौन सी होगी? यहाँ पर रिएक्शन कौन सी होगी? रिडक्शन होगी। रिडक्शन रिएक्शन क्या है? इक्वल टू H2। यही तो है रिडक्शन रिएक्शन। अब आप इसके अंदर नेल्सन इक्वेशन की एंट्री कराओ। फ्रॉम नेल्सन इक्वेशन और फॉर्मूला नोट कीजिए और उस फॉर्मूले के अंदर आपको वैल्यूज को पुट करना है। ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.591/2 log 10 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, हाँ जी। अब आपको वैल्यूज को रखना है, ठीक है ना। तो ये जो ई नॉट सेल है, ध्यान करना मेरी बात को, ई नॉट सेल तो क्या है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। SHE का क्या है? रिडक्शन, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, जो ऑलवेज क्या होता है? जीरो। जो ऑलवेज क्या होगा? जीरो। तो इसकी जगह पे तो क्या रख दूं मैं? जीरो माइनस 2 नहीं लिखेंगे, यहाँ n लिखेंगे, माइनस 0.591 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने है बेटा? 2 log 10 प्रोडक्ट क्या है? H2। रिएक्टेंट क्या है? हाइड्रोजन आयन। 2 लगा हुआ है तो यहाँ पर क्या लगा दोगे आप? स्क्वायर में 2 लगाओगे कि नहीं लगाओगे? लगाएंगे ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 0 माइनस 0.591 डिवाइडेड बाई 2 log 10 H2 की कंसंट्रेशन 1 हो जाएगी और इसकी 10⁻⁻10 का होल स्क्वायर। क्लियर है? हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इधर रखे नहीं हो, होल स्क्वायर में 2 आ जाएगा। इधर से ये आपने इसको आप नोट कर सकते हैं और ध्यान रख सकते हैं। मैं इसको इरेज कर रहा हूं। क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ाओ और क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं तो अब हम इसकी वैल्यूज को पुट करते हैं। ठीक है ना। तो देखो 0 माइनस क्या आ जाएगा बताओ? 0. चलो नीचे थोड़ा नीचे यहाँ से लिखो। 0 माइनस 0.03 यहाँ तक आ गया। log 10 ये क्या हो जाएगी? 10⁻⁻20 हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा? 10⁻⁻20। और इसको क्या ले जाए हम ऊपर? 10⁻⁻20। इसको सॉल्व किया है हमने। लॉग को सब सॉल्व किया है तो कितना आ गया? 10⁻20। अब देखो, अब इसको सॉल्व करो। 0 माइनस 0.03 इंटू -20 log 10, यही आएगा ना। 20 log 10 ये आएगा कि नहीं आएगा? अब log 10 की वैल्यू कितनी है बताओ? 1। तो कितना आ गया? -0.03 इंटू -20 इंटू 1 कितना आएगा बताओ?
-0.60 वोल्ट। कितना आया? 0.60 वोल्ट। सेल का रिडक्शन पोटेंशियल क्या डिटरमाइन करना था आपको? रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल टू -0.60 वोल्ट। आंसर, ये आंसर आ गया आपको। ध्यान से चेक करो और ध्यान से चेक करके इसको नोट करिए। वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं हम आराम से। अब बात करते हैं हम सेल और बैटरीज की। तो देखो, सेल जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। सेल जो होते हैं, बैटरी जो होती है वो कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप की। प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल को आप इजी वे में ध्यान रख सकते हो। प्राइमरी सेल क्या होते हैं? प्राइमरी सेल तो वो हैं जिनको आप यूज़ करते हो अपनी हैंड वॉच, दीवार घड़ी में, रिमोट कंट्रोल में, टॉर्च वगैरह में। वो सब क्या है? प्राइमरी सेल है। और सेकेंडरी सेल क्या होते हैं? जिनको यूज़ करते हो आप ट्रैक्टर, कार, इनको स्टार्ट करने में, या फिर आपके इन्वर्टर में जो बैटरी लगी हुई है वो सेकेंडरी सेल है। ठीक है ना? तो प्राइमरी और सेकेंडरी सेल को आप एग्जाम्पल के थ्रू ठीक से इसको कैटेगराइज कर सकते हो कि प्राइमरी सेल तो कैसे हो सकते हैं, सेकेंडरी सेल किस प्रकार के हो सकते हैं। अब आप देखते हो जो आपके रिमोट में या आपकी रिस्ट वॉच में, ठीक है ना, या टॉर्च के अंदर जो सेल लगे हुए हैं उनको हमने बोला है प्राइमरी सेल। इन प्राइमरी सेल को आप एक बार जब यूज कर ले होते हो तो इनका रीयूज नहीं हो सकता। यूज करने के बाद इसको थ्रो कर देते हो, आप कर देते हो कि नहीं कर देते हो। और सेकेंडरी जो सेल होते हैं उनको आप रिचार्ज करके, रिवर्सिबल करके उसको बार बार रीयूज कर सकते हो। अगेन एंड अगेन रीयूज किया जा सकता है ना। तो प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल किस तरह से काम करते हैं, इनको किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं, इसको हम यहाँ पर चेक करते हैं। तो एग्जाम्पल के थ्रू हमारी समझ में ये चीज़ तो आ गई है, क्लियर है ना। तो अब बात करते हैं हम किसके बारे में? सेल के बारे में। देखो, दीज आर ऑफ 2 टाइप्स। सेल कितने प्रकार के हैं भैया? 2 टाइप्स। प्राइमरी सेल और दूसरे सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल को ध्यान है, टॉर्च, रिस्ट वॉच, रिमोट कंट्रोल। और सेकेंडरी सेल आपके जो इन्वर्टर के अंदर लगा हुआ है वो सेकेंडरी सेल है। तो देखो, प्राइमरी सेल को जैसे कि मैंने अभी आपको बोला था कि आप इसको यूज कर लेते हो, यूज करने के बाद दोबारा से इसका यूज़ नहीं किया जा सकता, इसको थ्रो कर देते हैं ना। और इनका जो ईएमएफ होता है वो भी सेकेंडरी के कंपैरिजन में तो कुछ कम ही होता है भाई। सेकेंडरी सेल का ईएमएफ तो काफ़ी ज़्यादा होता है लेकिन इनका कम ही होता है। ठीक है ना। तो कैसे डिफाइन करें? तो फर्स्ट में देख रहे हैं हम प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल किसको बोल सकते हैं? इन दीज सेल, सेल रिएक्शन कैन नॉट बी रिवर्सिबल। इन दीज सेल, सेल रिएक्शन कैन नॉट बी रिवर्सिबल। सेल रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं हो सकती, यानी कि आप इनको केवल एक बार ही यूज कर सकते हो, अगेन यूज नहीं कर सकते। ठीक है ना। फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सोर्स, फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सोर्स। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सोर्स में इसकी जो रिएक्शन होती है वो रिवर्सिबल नहीं होती।
So this reaction takes place only at one time. So this reaction takes place. So this reaction takes place only at one time. एक बार ही हो सकती है रिएक्शन। इसमें जो रिएक्शन है वो कितनी बार हो सकती है? एक बार। एंड इट बिकम्स इनएक्टिव बाय यूजिंग, एंड इट बिकम्स इनएक्टिव बाय यूजिंग। और उपयोग में जब ले लेंगे इनको तो ये कैसे हो जाएंगे? इनएक्टिव हो जाएंगे। एंड कैन नॉट बी रीयूज, कैन नॉट बी रीयूज। दोबारा से इनका प्रयोग आप नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। अब जैसे देखो इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम। ड्राई सेल, एग्जाम्पल की फॉर्म में क्या देख सकते हैं हम? ड्राई सेल। और दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं हम, मरकरी सेल। देखो ड्राई सेल को एक नाम दिया गया है लैक्लांसी। ड्राई सेल को एक नाम और दिया गया, क्या? लैक्लांसी। लैक्लांसी सेल। इसको लैक्लांसी सेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ड्राई सेल को डिस्कवर करने वाला जो साइंटिस्ट था वो लैक्लांसी था। ड्राई सेल को जिसने बनाया था वो कौन था? लैक्लांसी नाम का साइंटिस्ट था। तो इनके नाम पर इस सेल को हम लैक्लांसी सेल भी बोल सकते हैं। क्लियर है ना? तो अब हम यहाँ पर स्टडी करते हैं कि ये ड्राई सेल या लैक्लांसी सेल किस तरह से काम कर सकते हैं और ये इनकी जो कंस्ट्रक्शन होती है वो किस प्रकार से हो सकती है। क्लियर है ना? तो लैक्लांसी सेल की कंस्ट्रक्शन को हम यहाँ पर चेक करते हैं। स्टूडेंट्स आप थोड़ा सा ये देखिए कि अगर इसकी कंस्ट्रक्शन को मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करता हूँ तो ये थोड़ी सी बड़ी है, तो वीडियो आपकी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए कंस्ट्रक्शन को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्लियर है ना? तो आज की इस वीडियो को यहाँ पर ही हम रोकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम कंस्ट्रक्शन ऑफ लैक्लांसी सेल को स्टडी करेंगे और भी मरकरी सेल है उसके बारे में भी स्टडी करेंगे। आप लोग वीडियोस को कंप्लीट देखा करो और वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आपको कई बार बीच बीच में क्वेश्चन दे दिए जाते हैं लेकिन आपने किसी भी क्वेश्चन का जवाब मैसेज नहीं किया। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही नेसेसरी है आप लोगों के लिए कि आप इनके नोट्स बनाएं और इसको स्टडी करें। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स।